हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 आप सभी का स्वागत है। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल। ये चैनल आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, क्वालिटी कंटेंट देने के लिए और आपको आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए समर्पित है। और हम सब यही जद्दोजहद करते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार के उस आखिरी बच्चे को हम टॉपर बना सकें जो अभी किसी अभाव के कारण शिक्षा की मेन धारा से नहीं जुड़ सका है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करना भी चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि नहीं काम का है, तो इन क्लासेस को आप जम के शेयर किया करिए। क्योंकि अगर बिहार को शिक्षा के मामले में सबसे टॉप क्लास पे लाना है, अगर शीर्ष पे लाना है, अगर हमें कर्पूरी ठाकुर, अगर हमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों का सपना पूरा करना है कि शिक्षा के मामले में हमारा देश आगे हो, हमारा बिहार आगे हो, तो उसके लिए हम सब बिहारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये साथ साथ ये प्रयास करें। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि पहले हमने आपको जाति बंधुत्व तथा वर्ग चैप्टर नंबर 3 कक्षा 12 का इतिहास, उसका हमने पूरी व्याख्या हम लोगों ने देखी थी पिछले वाले लेक्चर में। आज हम देखेंगे उससे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके बाद जो हमारी लाइव क्लास आएगी वो आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो इससे हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये महाजनपदों से आप क्या समझते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने की स्टाइल जो है आप समझो। महाजनपद क्या होते थे, अब लिखा कैसे जाता है, देखो। महाजनपद, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो जैसे आपने ये ऐसे हेडिंग डाली महाजनपद, अब देखो लिखने का एक अपना तरीका होता है। डेटा भले से आपके पास कम हो, लेकिन लिखने की अदा आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे, बात को समझो। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं इसको लॉन्ग आंसर बनाना है, तो महाजनपद के बारे में थोड़ी सी आप भूमिका पहले लिखोगे। क्या लिखोगे भूमिका, ऐसे दो चार लाइनें भूमिका लिखोगे कि भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र व अंग्युत्तर निकाय में, अंग्युत्तर निकाय में, ठीक है, अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। जिक्र जिक्र किया गया है। महाजनपदों का उदय 600 ईसा पूर्व के समय से प्रारंभ हुआ, जिसका विवरण जिसका विवरण जिसका विवरण इस प्रकार है। क्या है, इसका विवरण इस प्रकार है, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे इसको आपको फॉर्म करना है। अब आप यहां पे लिखोगे महाजनपद, क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे महाजनपद। क्लियर है, महाजनपद। अब इसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है, लोहे का प्रयोग सबसे क्रांतिकारी था। लोहे का प्रयोग, यहां पे आप क्या लिखोगे, लोहे के प्रयोग ने लोहे के प्रयोग ने महाजनपदों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, का मार्ग प्रशस्त किया। एकदम पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा।
जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा। ठीक है, राजा को टैक्स ज्यादा मिला। ठीक है, टैक्स में वृद्धि की गई। क्या किया गया? टैक्स में वृद्धि की गई। टैक्स में वृद्धि से क्या हुआ? राजा समृद्ध बना। राजा की स्थिति क्या हुई? राजा की स्थिति समृद्ध हो गई। क्या हुई? राजा की स्थिति समृद्ध हुई, राजा की स्थिति समृद्ध बनी। अच्छा, अब इसके बाद आप ये 4-5 लाइनें लिख दिए। अब आप अंतिम अंतिम लिखोगे राजा की जब समृद्धि, राजा जब बहुत समृद्ध हो गया और इस प्रकार क्या हुआ? महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का सीधा सा मतलब है बड़े बड़े साम्राज्य। अब देखो यही बात लिखी है, उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई उत्तर वैदिक काल के बाद, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक ग्रामीण संस्कृति थी, उत्तर वैदिक काल के बाद जो है गंगा के मैदानों में यह देखा गया कि पुनः नगरों का निर्माण होने लगा। नगरों का निर्माण तब होता है जब धन दौलत बढ़ती है, जब खेती बढ़ती है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, तब नगरों का विकास होता है, फिर वही धीमे धीमे शहर बनते जाते हैं। अच्छा, ये जो नए राज्य थे ये धीमे धीमे 6ठी सदी तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गए, बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। ये बड़े बड़े इनके इलाके थे, इनमें एक राजा होता था, इनकी सेना होती थी, इनके अधिकारी होते थे। ठीक है, और क्या होते थे? इनकी एक राजधानी होती थी। इसी साम्राज्य को मिलाकर क्या कह दिया गया? इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, इन दोनों के अंदर में यह बात कही गई है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद तकरीबन भारत में 16 महाजनपदों मतलब 16 बड़े साम्राज्यों का जिक्र मिलता है, जिनमें कालांतर में मगध सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा। मगध सबसे महत्वपूर्ण बन गया बेटा। ठीक है, यह पहला प्रश्न आपका हो गया। अब आप इसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दूसरा लिखा हुआ है मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखो। क्या लिखना है? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखो। तो मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखना है आपको, तो मगध के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मगध की भौगोलिक स्थिति को बताइए। कैसे? सबसे पहले आप ये बताओ कि मगध था कहां। तो जब आप ये बताओगे कि मगध था कहां, आप ये लिखोगे कि 6ठी सदी के बाद भारत में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हुआ और उस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। कालांतर में मगध महाजनपद उन सभी महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा और फिर मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया और मगध पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया और मगध मगध बन गया। ठीक है, अब देखो मैंने जब मगध आपको पढ़ाया होगा तो हमने इसमें हर्यक वंश की बात करी होगी, हमने इसमें शुंग वंश की बात भी करी होगी, हमने इसमें पुष्यमित्र वंश की बात करी, शिशुनाग वंश की बात की होगी, नंद वंश की बात की होगी, मौर्य साम्राज्य की बात की होगी। ये सब वो राजा थे जिनके समय में मगध बहुत नंबर 1 बनकर के उभरा। तो मगध की पहले भौगोलिक स्थिति बताओ, मगध क्यों मजबूत बना, दूसरी बात ये बनाओ, और तीसरी बात ये बनाओ कि मगध में क्या क्या हुआ, क्या क्या झंडे गाड़े। बस आपका आंसर पूरा हो गया। तो इसमें क्या है? मगध एक बहुत प्राचीन, क्या लिखा है? अति प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना और गया के जिले सम्मिलित थे। अगर आज की आप बात करोगे तो आप इसमें यह कह सकते हो जैसे ये बिहार का नक्शा है, ये बिहार है अपना पूरा, तो ये जो पूरा इलाका है, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये महाजनपद, ये मगध होता था। क्या होता था? ये पूरा मगध होता था। इसमें आज का पटना और गया ये 2 जिले बेसिकली मिले हुए थे। अच्छा, 6ठी सदी तथा 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहली बात है कि जहां पे ये विकसित हुआ, यहां पे 3 नदियां हैं। कौन कौन? एक तो बेटा गंगा नदी है, दूसरी सोन नदी है, क्या सोन, और तीसरी पुनपुन नदी है। एक कोई चंपा करके नदी रहती है, कोई बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, इन नदियों की वजह से मगध की जो खेती पाती थी वो बहुत टॉप क्लास पे पहुंच गई, पहली बात। दूसरी बात क्या? मगध जहां पे विस्तारित था यहां पे लोहे के भंडार थे। लोहे के भंडार होने की वजह से मगध के राजाओं को लोहे की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी। इससे खूब हथियार और औजार बनाए गए और आक्रमण किए गए और जीतते चले गए।
मगध जहां पे विकसित हो रहा था, यहां पे बहुत सारे जंगल थे, जंगलों से हाथियों को पकड़ के सेना में भर्ती किया गया। माने सेना के लिए हाथी बहुत ही सस्ते में उपलब्ध थे। अच्छा, उसके बाद सबसे मामला था, मगध में ऐसे ऐसे राजा हुए, मसलन बिंबिसार जैसे, अजात शत्रु जैसे, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजा इतने प्रतिभाशाली और योग्यतम राजा थे कि इनके शासनकाल में मगध मगध बनकर के उभरा। तो उसके बहुत सारे रीजन है, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा, इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे, जैसे इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं, या इसको गिरिब्रज भी कहते थे पहले। अच्छा, राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। मगध साम्राज्य की पहली जो राजधानी थी वो राजगीर थी, गिरिब्रज। और कहते हैं कि जो राजगीर है, जो आज का राजगीर है, इसको पहले राजगृह या गिरिब्रज कहते थे। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी मगध के राजाओं की जो शुरुआती राजधानी थी, इस पर आक्रमण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच में था। पहाड़ी पे चढ़ के दुश्मन जब तक आक्रमण करेगा तब तक हम खुद उसको निपटा देंगे। अच्छा, तो ये 5 पहाड़ियों के बीच में था। यहां की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदियों के पानी से होती थी। इसमें बहुत अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण थी। एक तो यह था कि भैया मगध की जो राजधानी थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में पटना को बनाया गया तो पटना नदियों से घिरी थी। अच्छा, इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, हाथी बहुत उपलब्ध थे, लोहे के भंडार उपलब्ध थे, योग्यतम राजा थे, नदियां व्यापार के लिए प्रयोग की गई, यातायात के लिए प्रयोग की गई। इन सारे कारणों की वजह से, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे कारणों के मिलने से मगध की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह सर्वशक्तिशाली बनकर एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। यह आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन समझाइए। तो पहले आप तो ये देखिए, जब आप गुप्त वंश की बात करेंगे, गुप्त वंश, एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखो गड़बड़ा गया है मामला थोड़ा, पहले इनको हटाओ, यहां से इनको हटाओ, इनको हटाओ। अब ये क्या हो गया? हाँ, ये तीसरा प्रश्न है। अब देखो, आपको हमने पढ़ाया है गुप्त साम्राज्य, तो पहले इसकी थोड़ी सी वंशावली देखो। गुप्त साम्राज्य की पहले वंशावली देखो। देखो, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, कहते हैं संस्थापक था भाई श्रीगुप्त। कुछ लोग घटोत्कच को भी मानते हैं श्रीगुप्त। बाद में इसके बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा आया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद जो आया उसका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने उपाधि क्या धारण की थी? जब इसने गुजरात की तरफ की विजय करी थी तो इसने अपनी उपाधि रखी थी विक्रमादित्य। क्या रखी थी? इसने अपनी उपाधि रखी थी विक्रमादित्य। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो चलिए भाई देखते हैं इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही व्यक्ति थे। गुप्त वंश का एक महान शासक था। इनका शासनकाल 375 ईस्वी से शुरू होता है और 412 ईस्वी तक चलता है। क्लियर है? तो मैंने मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो तकरीबन 37 साल बंदे ने शासन किया। इन्होंने कुबेर नाग या कुबे नाग भी कहते हैं, यह कुबेर नाग लिखा हुआ है, कुबेर नाग। रानी का नाम क्या था? कुबेर नाग, कुबेर नाग। इन्होंने कुबेर नाग रानी से क्या किया बेटा? विवाह किया। और उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और सबसे खास बात यह है कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी गद्दी पे बैठे तो गद्दी पे बैठने के साथ ही एक विक्रम संवत जारी किया गया। विक्रम संवत जो तारीख का एक पैमाना था। अच्छा, इनके शासन काल में नवरत्न रहते थे। मैंने आपको बताया है
कि इनके शासनकाल की सबसे खास बात यह है कि अपने अपने क्षेत्र के 9 बहुत ही विख्यात आदमी इनके यहाँ रहते थे। अगर आपको जानकारी के लिए जानना हो तो मैं बता देना चाहता हूं। जैसे इनके दरबार में धन्वंतरी रहते थे, धन्वंतरी बहुत बड़े चिकित्सक थे। इनके दरबार में वारामिहिर रहते थे, वारामिहिर, वारामिहिर खगोल शास्त्री थे। इनके दरबार में छपड़क रहते थे, ये कवि साहित्यकार थे। इनके दरबार में शंकु रहते थे, आर्किटेक्चर थे। इनके दरबार में वेताल भट्ट रहते थे, ये जादूगर थे। कौन? जादूगर थे। इनके दरबार में घट करपर रहते थे, ये ज्योतिषी थे। घट करपर रहते थे। 1 2 3 4 5 6 3 लोग और है। अमर सिंह, ठीक है, एक अमर सिंह थे, ये बहुत बड़े साहित्यकार थे। क्या थे? अमर सिंह साहित्यकार थे। उसके बाद में वारामिहिर हो गए, छपड़क हो गए, शंक हो गए, वेताल भट्ट हो गए, घटकर पर, धन्वंतरी। मुझे 2 रिकॉल नहीं, जैसे अमर सिंह हो गया और एक नाम और आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक इसमें कालिदास को जोड़िए, याद आया, कालिदास। कालिदास बहुत बड़े साहित्यकार थे। और वररुचि, वररुचि, ये भैया 9 वो लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में विश्वविख्यात लोग थे, ये इसके दरबार में रहते थे। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के ये थी कि इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। और फाहियान ने कौन सी किताब लिखी थी? फॉ क्यू की। कौन सी लिखी थी? फॉ क्यू की। तो ये इसकी उपलब्धियां हैं कि भैया जो है इसने गुजरात की विजय करी थी, कुबेनाग से शादी करी थी, इसके दरबार में नौरत्न रहते थे, इसने गुप्त साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके दरबार में नौरत्न रहते थे, इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था जिसने फॉक्यू नामक किताब लिखी थी, जो भारतीय इतिहास के लिए बहुत कमाल की किताब मानी जाती है। इस तरीके से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? अच्छा, आप एक चीज बताइए, जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं, एक छोटी सी बात है, मैं हूं, मेरा कल जीवन काल खत्म हो जाएगा, आज के 50 साल बाद या आज के 40 साल बाद मैं समाप्त हो जाऊंगा, 50 साल बाद मर जाऊंगा मैं, 80-90 साल का जब हो जाऊंगा। अच्छा, तो जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो अगर कभी मेरे बारे में कुछ लिखने की कोशिश की गई कि भाई अच्छा आदमी था, कुछ लिखा जाए, तो मेरे बारे में जो चीजें लिखित रूप में मिलेंगी उनके आधार पर हमारा जीवन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हमें किसी काल के बारे में बहुत ठोस और बहुत स्पष्ट तरीके से लिखना है, उस काल की सारी जानकारी हमें देनी है, तो उस समय की लिखे हुए जो स्रोत हैं हम उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें लिखे हुए स्रोत मिल जाएं, अगर हमें लिखी हुई चीजें मिल जाएं, तो इतिहास की रचना करना बहुत आसान हो जाएगा। कंपैरेटिवली कि हम अनुमान लगाएं कि रजत त्रिवेदी लंबे चौड़े थे, इसका मतलब पहलवान भी रहे होंगे, लेकिन रजत त्रिवेदी कतई पहलवान नहीं थे, वो तो टीचर थे। लेकिन अगर हमारे बारे में लिखित रूप में मिल जाएगा कि भैया इनकी सैलरी स्लिप है, ये इनका एग्रीमेंट है कि विद्याकुल में पढ़ाते थे, ये इनकी देखो टी शर्ट मिली है, इस पर विद्याकुल लिखा, भारत के नंबर 1 टीचर थे ये, तो हम अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, आज क्या दिक्कतें आई, कल क्या क्या करना है, कल परसों क्या करना है, कल पीपीटी कैसे ले जानी है। ये सारी बातें जब मिलेंगी तो लोग कहेंगे नहीं वो मास्टर था, पहलवान नहीं था, मास्टर था। ठीक है, तो जैसे हमारे पर्स में चश्मे की रसीद मिल गई तो लोग कहेंगे भाई चश्मा भी लगाता था। तो जब कोई चीज लिखित रूप में हमको मिलती है ना, उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख मतलब किसी के बारे में कुछ भी लिखा गया, वो चीजें जब हमको मिलती हैं तो इतिहास लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो बिल्कुल आसानी से हम बहुत स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो यही है इतिहास के लेखन में अभिलेख। अच्छा, अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है लिखी गई पुरानी बातें। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी गई बातें, तांबे के पट्टियों पर लिखी गई बातें, या गुफाओं में लिखी गई बातें अभिलेख कहलाते हैं। अच्छा, इतिहास के लेखन में अभिलेख एक महत्वपूर्ण, अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख के रूप में लिखवा देते थे, पत्थरों पर लिखवा दिए गए। भाई राजा ने जैसे मान लेते हैं कोई नई योजना तैयार करी,
राजा जनता के लिए कुछ बेहतरीन योजनाएं लाना चाहता है, राजा जनता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, या राजा के समय कोई बहुत बड़ी घटना घटी, राजा ने कोई बहुत बड़ी विजय अर्जित करी, तो वो इन सारी चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों पर, गुफाओं में, शिलाओं में, है ना, और तमाम धातुओं के पट्टियों पर लिखवा दिया करता था, और वो गाड़ दी जाती थी जगह जगह पे, जनता पढ़ती थी और एकदम खुश रहती थी कि अच्छा राजा ये। तो अभिलेख जो है, राजा अपनी महत्वपूर्ण घटनाओं को अभिलेखों पे लिखवा देते थे। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने करी थी। अपने शासन को चलाने में अभिलेखों की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति अशोक महान थे। अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बहुत आसानी से सारी बातें पता चल जाती हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि हमारे पीछे, यानी हमारे अतीत में क्या कुछ हुआ है, हमें एकदम क्लियर कट बातें पता चल जाती हैं कि हमने अपने इतिहास में क्या खोया और क्या पाया है, हमारे राजाओं ने क्या किया, हमारे राजाओं का क्या योगदान है। ये सारी बातें हम अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे प्राचीन इतिहास में या हमारे अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनका एक लेखा जोखा हमें बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर कट तरीके से प्राप्त हो जाता है, तो हमें इतिहास लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर है? तो अभिलेखों का महत्व स्पष्ट रूप से वास्तविक इतिहास लिखने में अति महत्वपूर्ण है। तो यह आपका हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों को समझाइए। हालांकि मैं भी बता चुका हूं। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो समुद्रगुप्त के बेटे थे। समुद्रगुप्त भाई बहुत खलीफा आदमी थे, उनको दिग्विजय कहा जाता था। उन्होंने, कहते हैं कि भारत की कोई ऐसी दिशा नहीं थी जिस दिशा में उसने विजय नहीं करी थी, हर जगह उसने विजय पताका लहराई थी, तो वो दिग्विजय था। ठीक है, उनको दिग्विजय कहा जाता था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। ये अपनी, अच्छा सॉरी, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन? ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। वही मैं सोचा कि ये क्या गेम चल गया भाई। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य वो हैं जिन्होंने घनानंद को उखाड़ फेंका था। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की ठीक तारीख किसी को नहीं पता है, बस एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाता है। एक कहानी चलती है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये शूद्रों का बेटा था। कुछ लोग कहते हैं कि भेड़ वगैरह जानवर चराता था, एक शेफर्ड टाइप का आदमी था। चाणक्य इसको ले गए अपने साथ तक्षशिला, और चाणक्य ने इसका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि चाणक्य की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी थी नंद वंश के शासक घनानंद ने। नंद वंश का शासन जब मगध में था तो उसी समय भारत पर आक्रमण करने आ रहा था सिकंदर। सिकंदर के आक्रमण से तक्षशिला में आचार्य थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, बड़े चिंतित हो गए। वो तत्काल वहां से घनानंद के पास आए और घनानंद को समझाने लगे। घनानंद ने चाणक्य की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करके उनको निकाल दिया। तो चाणक्य ने कहा कि अब तुम्हारे वंश का, तुम्हारे साम्राज्य का समूल विनाश करूंगा। रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने यही एक चंद्रगुप्त नाम का लड़का था, पता नहीं क्या नाम था इसका, इसके मालिक से इसको खरीद लेते हैं और तक्षशिला में ले जाकर उसको खूब धनुष बाण, तीर तलवार खूब सिखाते हैं, और 322 ईसा पूर्व में आते हैं और घनानंद का समूल विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं और खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो 345 ईसा पूर्व में बंदे का जन्म हुआ और ये 322 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठे और तकरीबन 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठे रहे। इसके बाद फिर ये श्रवण बेलगोला चले गए। अच्छा, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को बहुत मानते थे। ठीक है, कौटिल्य की मदद से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगस्थनीद के द्वारा लिखी गई इंडिका से हमें पता चलता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, और यह संलेखना के द्वारा इनकी वो हुई थी। अब देखो, सिंपल सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले थे चाणक्य, और चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया हुआ था। यह मेगास्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र कौटिल्य की इन दोनों किताबों से चंद्रगुप्त के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी, और चूंकि जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म वाले क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो वो कुछ दिन के लिए भोजन पानी छोड़ देते हैं और फिर मरी जाते हैं। तो अंतिम समय में वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं, एक तरीके का सुसाइड करने लगते हैं, और फिर धीमे धीमे क्या होता है, उनका शरीर समाप्त हो जाता है। इसी पद्धति को कहते हैं संथारा या संलेखना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी क्षणों में श्रवणबेलगोला चले गए थे। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, जैन धर्म के लिए बड़ी पवित्र जगह है। श्रवणबेलगोला चले गए, स्थूलभद्र के साथ सुना चले गए थे, भद्रबाहु के साथ, और वहां पर जो है फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बात तो यह कि घनानंद को समूल विनाश कर दिया, घनानंद को उखाड़ के फेंक दिया, नंबर एक। दूसरी बात क्या थी, इन्होंने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। तीसरी बात क्या, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां यह थी कि ये बहुत बड़े योद्धा थे, और अगली बात यह थी कि लोक कल्याणकारी राजा थे, जनता इनसे बहुत खुश रहती थी। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, आराम से लिखिए, नंबर पाइए। अच्छा, अब ये देखो, हमने आपको पढ़ाया होगा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील क्या है कि हमने जैसे बताया कि मगध साम्राज्य में खेती की स्थिति बहुत टपाटप थी, बहुत नंबर एक थी। तो भाई अगर कृषि की स्थिति ठीक थी तो इसका मतलब यह है कि राजा का भी सहयोग होता होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको सुदर्शन झील के बारे में बताऊं। जो सुदर्शन झील है दरअसल, ठीक है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, ठीक। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में है। बोलो कहां पे है सभी लोग? गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में कहां? गिरनार पर्वत करके एक है जगह, गिरनार पर्वत या गिरी पर्वत के किनारे किनारे गिरनार। वैसे ये सौराष्ट्र प्रांत में है, सौराष्ट्र। गुजरात में एक जगह पड़ता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र नामक जगह पे, सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत के पास ये बनाई गई थी। किस लिए? ये इसलिए बनाई गई थी कि भाई इस झील से क्या होगा, इस झील से सिंचाई की सुविधा होगी। भाई किसानों को क्या होगा? सिंचाई की सुविधा होगी, और जब किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी तो कृषि में बढ़ोतरी आएगी। अच्छा, सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था यह इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था इनका? इनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। दरअसल पुष्यगुप्त वैश्य जो थे ये राज्यपाल थे कहां के? सौराष्ट्र के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त से कहा कि भाई ऐसा है, काम करो, एक झील बनवा दो जिससे कि किसान वहां पे ठीक तरीके से सिंचाई कर सकें। झील बनवा दी गई, किसानों ने सिंचाई करी कि नहीं करी वो तो मामला बात का है। इसके बाद क्या हुआ, एक राजा हुआ, एक शक राजा हुआ, एक शक राजा हुआ, शक राजवंश का राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था बेटा? रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक गवर्नर था, ये राज्यपाल था। इसका राज्यपाल कौन था? इसका बेटा राज्यपाल था सुविशाख। कौन था? सुविशाख। सुविशाख। रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख को आदेश दिया कि भाई तुम सुदर्शन झील पे एक पुल बनवा दो, एक बांध बनवा दो। तो इन्होंने क्या किया? सुविशाख ने इस पर एक बांध बनवा दिया। क्या बनवा दिया?
एक बांध बनवाया। क्या बनवाया? बांध यानी डैम। वहां से नहरें वगैरह निकाली गई, डैम बनवा दिया, डैम जिसको बांध कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब अशोक राजा बने, अशोक अशोक के समय में क्या हुआ? अशोक के जो गवर्नर थे इनका नाम था तुषास्प। तुषास्प। तो अशोक ने तुषास्प को आदेश दिया कि भाई तुम झील का थोड़ा सा इसकी मरम्मत करवा दो। तो अशोक के राज्यपाल ने इसकी मरम्मत कराई, और इसके बाद आखिरी में स्कंदगुप्त एक राजा बना, गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के जो राज्यपाल थे इनका नाम था पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त। तो पर्णदत्त जो चक्रपालित के बेटे थे, पर्णदत्त ने भी क्या किया? इसकी मरम्मत कराई। तो ये सुदर्शन झील से संबंधित कुछ राजा थे, और सुदर्शन झील के बारे में आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारा का सारा वही मामला मिल जाएगा। आगे क्या है? अशोक के धम्म के बातें कुछ, मतलब अशोक के धम्म। देखो, धर्म अलग चीज है और धम्म अलग चीज है। धम्म, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म समझ लेते, नहीं, गलत है। धम्म का मतलब है जब अशोक कलिंग का युद्ध लड़ने गए 269 ईसा पूर्व में, तो सॉरी 262 ईसा पूर्व में, तो वहां पे बड़ा कत्लेआम हुआ, बहुत ज्यादा मतलब खून बहा। अशोक का दिल पिघल गया। अशोक ने कहा यार, एक राजपाट के लिए हमने इतने लोगों को यार मौत के घाट उतार दिया, सिंपल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अशोक ने कहा कि यार ये सब बेकार है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। और अशोक ने खुद से कुछ नैतिक नियम बनाए, और अशोक को लगा कि इन नियमों का पालन हम तो स्वयं करेंगे ही, और हम चाहते हैं कि इन नियमों का पालन हमारी जनता भी करे। तो जनता की भलाई के लिए कुछ अच्छे नियमों को अशोक ने बनाया। तो अशोक के द्वारा बनाए गए इन्हीं नैतिक नियमों को धम्म कहते हैं। धम्म में क्या कहा गया? बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, साधु सन्यासियों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भावना हो सभी में, राजा को प्रजा के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, राजा को प्रजा को संतान के जैसा ट्रीट करना चाहिए, है ना। जो हमारे पढ़े लिखे सन्यासी लोग हैं इनके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, यही कुछ, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सारी बातें अशोक ने बताई। इन्हीं सारी बातों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। ठीक है बेटा, धम्म। अच्छा, आगे क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है, जैसे सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था, क्योंकि इसमें सभी अच्छे गुणों का समावेश था जो सभी धर्मों में समान। तो अशोक ने क्या किया? उन बातों को निकाला जो सभी धर्म में थी। तो अशोक का धम्म तो सभी धर्मों का एक मिश्रित रूप था। जो भी अच्छी बातें, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये कौन सा धर्म गलत कहेगा? माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सभी धर्मों में यही बात कही गई है। तो अशोक ने जो सबसे बहुत ही व्यवहारिक और नॉर्मल बातें थी, लेकिन वास्तव में बहुत ही कमाल की बातें थी, उनको जो है निकाल के उनको धम्म का रूप दे दिया, धम्म बना दिया। ऐसा उन्होंने कहा अहिंसा होनी चाहिए, सभी लोगों को अहिंसा करनी चाहिए, सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, नैतिकता हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। यही अशोक का धम्म है बेटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? अशोक जब कलिंग का युद्ध उसने लड़ा तो बहुत द्रवित हो गया, रोने लगा, ठीक है, बहुत द्रवित हो गया, और वो कलिंग के युद्ध को देख करके मतलब बहुत वो हो गया, विस्मित हो गया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो बहुत ही कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है बेटा। तो फिर क्या हुआ कि भाई उसके भतीजा था उसका बुद्धगुप्त, उसने जो है क्या किया, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी, ठीक है, बौद्ध धर्म के संबंधित हो गया। देखो, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन और धन से कार्य किया।
अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती इत्यादि की यात्राएं की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन स्वयं भी किया। इस बंदे ने अशोक ने बुद्ध भगवान से संबंधित जितने भी स्थल थे, उनका जन्म स्थान, उनका जहां पे उन्होंने उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन, जहां पे महाभिनिष्क्रमण किया, जहां पे उन्होंने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया, जहां पे उनको बोध हुआ, सारी जगहों का उसने भ्रमण किया। कहते हैं, परंपरा में कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि ये बात थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। खैर, अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं, स्तंभ, गुफाओं आदि पर खुदवाया। ठीक है, अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खूब प्रसारित किया और स्वयं भी उसका पालन किया। समझे, स्वयं भी उसका पालन किया। अच्छा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए पत्थरों पर वो शिक्षाएं खुदवाई गईं, स्तंभों पर, गुफाओं में, जैसे हो सका उन सारे माध्यमों से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित किया। उसने अनेक स्तूप बनवाए, ठीक है, और उसने बौद्ध शिक्षाओं को उसने बौद्ध शिक्षकों को, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, उसने बौद्ध शिक्षकों को आर्थिक सहायता दी। ठीक है, बौद्ध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन किया। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, और यह कब किया था, 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, अशोक राजा थे, और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र नहीं, मोगल पुत्र तिष्य थे अध्यक्ष उसके। अच्छा, लंका को उस समय क्या ताम्रपर्णी कहा जाता। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, किस लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हर माध्यम से किया। उनकी शिक्षाओं को शिलाओं पर खुदवाया, बौद्ध धर्म के शिक्षकों को उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करी, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कराई, अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी जगह थी वहां पे उन्होंने यात्रा करी और इसके माध्यम से बौद्ध धर्म का ठीक ठाक प्रचार प्रसार किया। तो बच्चों, आज मैं चाहता हूं कि बहुत वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इतने क्वेश्चंस आपके बहुत हैं और इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हो इस क्वेश्चन इससे, तो लगभग आपका मामला ठीक ठाक हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया, मैंने अभी बताया, और उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कौन कौन, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का निर्णय लिया। कलिंग में उसने देखा कितने लोग मर गए, तो अशोक ने कहा अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, अब हम दिल जीतेंगे लोगों के, राज्य नहीं जीतेंगे, धर्म के आधार पर चलेंगे, धर्म नीति चलाएंगे, भेरी घोष नहीं, धम्म घोष चलेगा, अब धर्म की बात होगी। इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार खेलना भी बंद कर दिया, इस लेवल का अहिंसावादी आदमी हो गया। ना उसने कभी दोबारा मांस छुआ, ना कभी उसने शिकार किया। मतलब कुल मिलाकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक एकदम गौ आदमी हो गया, बहुत सीधा आदमी हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, इसे राजधर्म घोषित करने और इसके प्रचार में जुट गया। इसने अपने शासन काल में जो राजकीय धर्म था बौद्ध धर्म को घोषित किया और इसने बौद्ध धर्म का खूब घूम घूम कर प्रसार किया। अशोक प्रजापालक बन गया और जनहित संबंधी अनेक कार्य करने लगे। अशोक ने अपना सारा जीवन प्रजा के कल्याण के लिए लगा दिया और उसने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा हमारी तरफ से प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो कलिंग युद्ध के बाद कुल मिला के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर एक ऐसा राजा बना कि आज इतिहास उसके बिना अधूरा है। चाणक्य पर एक टिप्पणी लिखिए। चाणक्य के 3-4 नाम मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। एक नाम तो इनका चाणक्य है, आप खूब अच्छे से जानते हैं। इन्हीं को हम कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं को कौटिल्य कहते हैं। और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है बेटा, इन्हीं का नाम है बेटा विष्णुगुप्त। चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। तक्षशिला वही जो उत्तरापद की राजधानी है, जम्मू कश्मीर,
यह एक ब्राह्मण के पुत्र थे और अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उसमें राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े अध्यापक माने जाते थे, डंका बजता था इनका। इन्होंने अपनी किताब लिखी जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इसका नाम भले से है, लेकिन अर्थशास्त्र दरअसल प्रशासन की किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है। इसमें अर्थ से कोई संबंधित मामला नहीं है, यह प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की किताब है, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। आप अर्थशास्त्र को पढ़ लीजिए, इसमें तकरीबन 15-18 भाग हैं, आपको इससे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी मिल जाएगी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने में सफलता प्राप्त कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही, घनानंद की सहायता से ही, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया था। ये कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई। तो उम्मीद करता हूं कि 10 प्रश्न आपके हो गए हैं, और अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो आपको ना आता हो। अब आप अगर इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे ना, तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बहुत काम का वीडियो है, और बच्चों को भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है जो आगामी इंटर की परीक्षा देने वाले हैं 2025 में। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग आपके साथ तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं। बस आप जब शेयर करते हैं, जब ज़्यादा बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचता है, तो हमें संबल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है कि नहीं, हमें बच्चे देख रहे हैं, हम और अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। इन्हीं सबके साथ आप याद रखिए अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। इसी चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव, सारा मामला तैयार, चैप्टर की व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, इसके बाद अगला चैप्टर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।